जम्मू संभाग में इस साल आतंकवादी मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ताज़े मामले में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की मौत होना भी बताया जा रहा है। यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ लेने के दिन से शुरू हुआ आतंकी हमलों का सिलसिला अब भी जारी है। जम्मू संभाग की बात करें तो 1 जनवरी से अब तक आतंकी हमलों में सेना के एक कैप्टन समेत 12 सुरक्षाकर्मी बलिदान दे चुके हैं। इन हमलों में 10 नागरिकों की भी मौत की खबर है, जबकि 55 लोग घायल हुए। इस दौरान 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। इस प्रकार की आतंकी हमलों के बाद अब केंद्र सरकार पर भी विपक्षों के हमले तेज हो गए हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी करार दिया है। महबूबा इस दौरान डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग भी उठाती हैं। वे कहती हैं क्योंकि पिछले 32 महीनों में लगभग 50 जवानों की जान जा चुकी है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने में लगे हैं। हमें यहाँ फिक्सर की ज़रूरत नहीं, हमें एक डीजीपी की ज़रूरत है। वे कहती हैं, मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। He should have resigned then. उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के किसी की शादी अभी हुई होती है, 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही। जबकि कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और भाजपा सरकार शादी में व्यस्त है। न सेना के कोर कमांडर के साथ पीएम बैठ रहे हैं, न विपक्ष के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या सिर्फ बयान देने के लिए रह गई है? लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं, लगातार उनके ऊपर आतंकी हमला कर रहे हैं और सरकार शादियों में व्यस्त है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये कौन सा हमला है सरकार बताए? क्या हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, ये सरकार बताए। क्या हमारे जवान इसी तरीके से शहीद होते रहेंगे? आतंकियों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या आतंकवादी जनक के खिलाफ कोई आप काम नहीं करेंगे? किस तरीके की ये सरकार चल रही है, समझ से बाहर है। एक तरफ तो कहती है कि नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट गई और दूसरी तरफ आतंकवादी हमारे जवानों के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये सरकार चुप बैठी है। सेना को हमें पूरी उम्मीद है कि इन सारे के सारे आतंकियों को सेना दोजख भेजेगी, जल्द से जल्द भेजेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी शादियों से फुर्सत मिलेगी तो कम से कम सर्वदलीय बैठक करेगी। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने इसे पाक कनेक्शन करार दे दिया। वे कहते हैं कि हमारी सरकार पाक स्पॉन्सर्ड को जवाब देगी। जम्मू कश्मीर में हर हाल में शांति बहाल रखी जाएगी। देखिए, जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब देंगे। बिहार में जंगल राज यह शब्द एक बार फिर गूंजने लगा है। राज्य के पूर्व मंत्री और महागठबंधन नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने जंगल राज की बात कही है। ऐसे में जदयू ने इसके जवाब में तेजस्वी यादव पर पलटवार भी किया। यही कारण है कि इस पर राजनीति चरम पर है। एक तरफ जब विपक्षी दल भाजपा को घेरने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार बचाव की मुद्रा में है। हालांकि उनके अपने ही बेटे और पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने हत्या के बाद राज्य के मुख्यमंत्री से मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वे कहते हैं कि इस संबंध में उनकी बात देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी हो गई है। बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता
सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं वहीं पार्टी के संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह अति दुखद है, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटना की गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि उक्त घटना में शामिल अपराधी तुरंत पकड़े जा सकें। इस दौरान वे विपक्ष पर हमला करना भी नहीं भूलते। वे कहते हैं कि जंगल राज के वही लोग प्रतिपादक हैं, इसलिए उन लोगों को जंगल राज की याद आ रही है। जो मरे हैं उनका हत्या हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। जबकि बिहार सरकार में मंत्री व जेडीयू नेता विजय चौधरी कहते हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ले रही है। ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं। वहीं राजद नेता मनोज झा ने कहा, बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है और लोग इससे त्रस्त हैं। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाना चाहिए। अगर बिहार सरकार राज्य को संभालने में सक्षम नहीं है तो सीएम को क्विट कर देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कर, ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कोप करना, लेकिन हम किससे सवाल पूछे? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है? त्वरित कार्रवाई हो और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया था। इस जीत के बाद आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो और आम सभा के जरिए मतदाताओं का आभार जता रहे थे। इस दौरान सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। आज छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद हमारा पहला दौरा हुआ। मेरे साथ माननीय सांसद खजुराहो और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर श्रीमान वीडी शर्मा जी मौजूद है। हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर उपचुनाव जीतने का जनता के बीच आभार मनाने भी आए और जो हमने कमिटमेंट किया था जनता के साथ कि हम सब मिलकर के एक बार चुनाव जीतने के बाद विकास के अंदर सरकार के द्वारा मदद करेंगे। सरकार के द्वारा सभी घोषणाओं के पालन की दिशा में आज हमने सबसे पहले औद्योगिक निवेश की जो हमने बात कही थी उसकी मीटिंग की है। न केवल छिंदवाड़ा पांडुरना बल्कि पूरे जबलपुर संभाग में रीजनल जो हमारी समिट होने वाली उसकी प्री मीटिंग की है और जो भविष्य के दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में उद्योग की जो संभावना है ऐसे सारे उद्योगपतियों को ला करके बिठा करके एक टेबल पे बात की है। ऑनलाइन 4 जिलों पे जुड़े हुए लोगों को बात की है, जो उद्योग चला रहा है उनकी कठिनाइयों को भी समझने का प्रयास किया और विस्तार के संभावनाओं को लेकर भी बताया गया। और एक सेक्टर नहीं सभी सेक्टर में, जैसे हमारी फूड इंडस्ट्री की संभावना है, माइनिंग आधारित उद्योग जो खदान आधारित हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट यहाँ बने, हमारी अपनी एग्रीकल्चर बेस से लेकर के और भी जो संभावना है सभी क्षेत्रों में समान रूप से सरकार प्रोत्साहन दे करके हमारे छिंदवाड़ा को एक आधुनिक छिंदवाड़ा के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे चुनाव में सबने प्राणपण से खास करके जनता ने जो भाजपा के प्रति
विश्वास व्यक्त किया है। सरकार और माननीय संगठन के अध्यक्ष अभी शर्मा जी, हम दोनों ने आभार भी माना और अभी आभार सभा में जाने वाले। बता दें कि अमरवाड़ा सीट से तत्कालीन विधायक कमलेश शाह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली थी। प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह भंवर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जीतू पटवारी पर इस दौरान कई आरोप लगाए और पीसीसी चीफ के पद से पटवारी को नाकाबिल बताते हुए हटने की सलाह दे डाली। चौरड़िया कहते हैं कि पटवारी के मनमानी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। पटवारी की मनमानी के चलते ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत में काफी कमी आई। हालांकि कहा जा रहा है कि अजय चौरड़िया इस बयान के बाद खुद ही मुश्किलों में फंस गए। संगठन ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया और 48 घंटों के भीतर जवाब मांगा है। कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान एआईसीसी के वर्तमान के प्रभारी महासचिव दोनों हारे हुए हैं और दोनों का कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह का कोई समन्वय नहीं है। दोनों आत्ममुग्ध हैं। एक विधायक दो बार चुनाव हार चुके हैं, 33,000 वोटों से चुनाव हारे। लोकसभा चुनाव में जिस नोटा का नाम लेकर उन्होंने पूरे इंदौर में अलग जगाने की बात की, वो अपने गृह क्षेत्र में, अपने खुद के गृह के बूथ पे और अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे। जहां तक महासचिव जी का सवाल है, 2014 में पार्टी ने उनको मौका दिया, 2,85,000 वोट, केवल 33% मत प्राप्त कर पाए। पार्टी ने एक बार उनको और मौका दिया, उसमें वह 2,85,000 की जीत को, हार को 2 लाख से बढ़कर 3,29,971 तक ले गए। के साथ देश में परीक्षाओं के नाम पे जो घोटाले हो रहे हैं, अब मध्य प्रदेश तो बदनाम हो गया है। और ये जो प्रदीप जोशी थे, जो नीट के करता, एनटीए के करता, इन्होंने यहाँ पीएससी में कितने घोटाले करे हैं ये पूरे प्रदेश जानता है। और इसके प्रमाण है कि फर्जी नियुक्तियां करने में मांगी रहे। शिवराज सरकार के समय कई नियुक्तियां इन्होंने फर्जी करी। शिवराज सरकार में शिवराज जी की भांजी, उनकी नियुक्ति भी इनके कार्यकाल में, उस समय बहुत विवाद हुआ। अब देश के युवाओं का भविष्य निकलने लगे। जो आदमी हमेशा फर्जी नियुक्ति करता रहा, वो देश को, युवाओं को कैसे न्याय दिलाएगा, ये एक प्रश्न है देश के युवाओं के सामने। कल सड़क पर उतरकर एनएसयूआई के प्रदर्शन के बाद आज एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर नरसिंह घोटाले पर सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान सिंघार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री के खिलाफ टीटी नगर थाने पहुंचकर कांग्रेसियों ने कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उपनेता हेमंत कटारे सहित कांग्रेस के विधायकगण एवं वरिष्ठ नेतागणों ने भी शामिल होकर विरोध में हिस्सा लिया। इसके बाद जीतू पटवारी ने इस घोटाले में नियम और कानून बदलकर भ्रष्टाचार करने का कारण बताया। वे कहते हैं कि इसके लिए उनके द्वारा विधानसभा में, सदन में यह मुद्दा उठाया, लेकिन मोहन यादव सरकार ने इसे संज्ञान में नहीं लिया। जैसे जीवन सत्य है, ये सृष्टि सत्य है, वैसे ही नरसिंह घोटाला सत्य है। और नरसिंह घोटाले में करप्शन हुआ, नियम और कानून बदल वो बदला किसने? सरकार ने और संबंधित मंत्री ने, उस समय के संबंधित मंत्री ने। सीबीआई पैसे लेते हुए पकड़ी गई। उस बीच में जितनी भी अनियमितताएं हुई, उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भाषण देते हुए अपने सदन में संज्ञान में सरकार के लेके आए और मांग की कि संबंधित उस समय के मंत्री को आरोपी बनाना चाहिए। तो मोहन सरकार जी ने इसमें संज्ञान में नहीं लिया। कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व है कि
कि वो 4 लाख बच्चे जिनकी परेशानी, जिनका दर्द, जिनका दुख, जिनका भविष्य धर्म है, उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़े, विपक्ष लड़े, इस क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट लड़े। ये एहसास है इस बात का, ये आज की घटना एहसास है इस बात का कि कितना डरा हुआ है मंत्री, कितना सहमा हुआ है मंत्री। चोर की दाढ़ी में तिनका। कांग्रेस पार्टी निडरता से अपनी बात कहती रहेगी, हर हालत में कहती रहेगी और बार बार कहती रहेगी।